नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज रैली वर्सेस चौपाल पर बड़ी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। जैसा कि मालूम हुआ है कि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। हाल ही में ओलंपियन पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी राजनीतिक शक्ति का परिचय दिया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस दौरान कहा कि 1984 में से 2009 तक कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, लेकिन साल 2014 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस दौरान ब्रजभूषण ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि आज 78,000 वर्ग मील जमीन पाकिस्तान के कब्जे में है। ये पंडित नेहरू के समय में हुआ था। खैर, ये सब तो सियासी बातें हैं। पहलवानों के यौन आरोपों से घिरे ब्रजभूषण का ये नया पैंतरा माना जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पहलवानों के मामले की जांच कर रही है। हालांकि ब्रजभूषण अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते आए हैं। उनका कहना है कि कोर्ट और पुलिस जांच कर रही है, पूरा भरोसा है। उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव ने दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में चौपाल का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार के मामले उठाए और इस चौपाल में ब्रजभूषण को लेकर निशाना साधा गया है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अयोध्या रैली निरस्त होने के बाद तमाम कयास लगाए गए, लेकिन ब्रजभूषण जो ठहरे पैतरे चलना उनको अच्छी तरह से आता है। उन्होंने कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के कर्नलगंज में ऐसा ताना बाना बुना कि तोड़ निकल ही आया। दरअसल अयोध्या में 5 जून को होने वाली जनचेतना रैली निरस्त होने के बाद ब्रजभूषण का नया पैतरा माना जा रहा है। भाजपा नेता और कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को ताकत दिखाने का मौका मिल गया। दरअसल खाप पंचायतों के अल्टीमेटम के बाद 5 जून को अयोध्या में प्रस्तावित जन चेतना रैली रद्द कर दी गई। फिलहाल ये रैली चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विशाल जनसभा में प्रदेश स्तर के दिग्गज भाजपाई शामिल हुए। गोंडा के बालपुर स्थित रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में जन चेतना रैली हुई। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह ने रैली में अपनी ताकत दिखाई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन में कहा, मीडिया वाले मुझे बड़ी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। बोले कभी यश कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत, अपनी दबे होठों से नाम लिया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हम खुद से सवाल करते हैं, हम कई बार ये सोच नहीं पाते कि क्या खोया क्या पाया। ब्रजभूषण ने देश की आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान के कबायली हमले, चीन युद्ध का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कबायली हमला किया और हमारी 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान की कब्जे में है। हालांकि पूरे संबोधन के दौरान उन्होंने पहलवानों के आरोप को लेकर कुछ नहीं कहा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन का समापन रामचरितमानस की चौपाई और जय श्री राम के नारे से किया। उन्होंने अपने संबोधन के अंत में रामचरितमानस की चौपाई होई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा सुनाई। सुभाष त्रिपाठी जी, तरफगंज के विधायक हमारे छोटे भाई प्रेम नारायण पांडे जी, विधान परिषद सदस्य भाई मंजू सिंह, अजय सिंह जी विधायक नगरगंज, घनश्याम मिश्रा जी जिलाध्यक्ष, सूर्यनारायण तिवारी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, गौरव वर्मा जी प्रभारी विधानसभा कैसरगंज, दीनानाथ जी अध्यक्ष महिला मोर्चा, जहां पर मौजूद पूर्व मंत्री राम बहादुर सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नित्योर मिश्रा जी। महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए इसे एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह काफी समय से अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बड़ी रैली करना चाह रहे थे। वहीं दिल्ली में महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस की चौपाल लगी। वो समाज था जो अगर अपने घर में भी कोई गलत काम कर रहा तो उसको सबसे पहले बाहर निकाल कर उसको 4 चपेट लगाकर ये कहता था कि तेरे लिए मेरे घर में ऐसे व्यक्ति जो गलत काम करता उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से ये सरकार
लगातार संरक्षण देने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हम समाज को, सर्व समाज को एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करना पड़ेगा। वहीं पहलवानों ने फिर चेतावनी दी है कि वो एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे। उनका कहना है कि हमें धमकी मिल रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से यौन शोषण के फोटो और ऑडियो सबूत मांगे हैं। दिल्ली पुलिस को इस केस में 15 जून तक कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है। उधर साक्षी मलिक का कहना है कि पहलवानों के पास धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं। बजरंग को कॉल कर कहा गया कि वो बिक जाएं, टूट जाएं। कहा जा रहा है कि समझौता कर लो, नहीं तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा। अब हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। बता दें कि पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने शनिवार को सोनीपत खाप पंचायत में क्लियर कर दिया कि अगर 15 जून तक ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हुए तो 16 या 17 जून को बड़ा फैसला लेकर तमाम संगठनों के साथ फिर से आंदोलन करेंगे। इसके बाद प्रदर्शन भी दोबारा शुरू किया जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण के मामले में काफी सावधानी बरत रही है। दरअसल ब्रजभूषण का प्रभाव न केवल गोंडा बल्कि बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे पड़ोसी जिलों में भी काफी ज्यादा है। सांसद की ऐसे में पार्टी उन्हें दरकिनार करने का जोखिम नहीं उठा पा रही, अंदाज नहीं कर सकती। गोंडा और आसपास के जिलों के स्थानीय विधायक भी 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में है। बता दें कि हाल ही में एक महिला पहलवान रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल्ली स्थित घर पहुंची थी। रेसलर पुलिस टीम के साथ करीब 15 मिनट तक ब्रजभूषण के घर पर रही। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि महिला पहलवान को जांच के लिए ले जाया गया था। बजरंग पुनिया और विनोद फोगाट ने कहा महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सीन पर गई थी, लेकिन बताया गया कि वो समझौता करने गई हैं। ब्रजभूषण की यही ताकत है, वो बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। इधर सांसद ब्रजभूषण सिंह ने जब जांच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई नहीं आया। पहलवानों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मीटिंग, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों की मुलाकात हुई। इसके बाद लगा कि मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मामला फिर तूल पकड़ने लगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और आज वैसे मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करवाते हैं। आज हमारे साथ में रेखा दुग्गल जी हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं। प्रवीण गुप्ता दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मौली सीट हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही डॉक्टर कुलदीप मलिक हमारे साथ में है, कांग्रेस के नेता हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अभिषेक यादव जी भी हमारे साथ में हैं, सपा नेता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, हमारे साथ में जो मेहमान कुलदीप मलिक जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका हमारी चर्चा में। कुलदीप जी, आज जब ब्रजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं या फिर 9 साल पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियां गिरा रहे थे वो कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी पर बहुत हमले बोले हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो जमीन पाकिस्तान के पास है वो नेहरू की वजह से है। कुछ कहेंगे आप इस पर? क्या कोई जवाब देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल मैडम, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य जिस व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हो, हाँ, जिसके खिलाफ पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा हो, जंतर मंतर से लेकर इस आंदोलन की गूंज अब पूरे देश में जो है सबको सुनाई दे रही हो, आज वही व्यक्ति अपने संसदीय क्षेत्र में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा, 35 किलोमीटर लंबा वो रोड शो कर रहा, लाखों की संख्या में वहां पे बताया जा रहा कि लाखों की संख्या पे वहां पे जो है लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता भी इस जो है सभा में आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? रही बात कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, शायद मैं तो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कहना चाह रहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाए तो मैं फांसी दे लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन अब यहां तो सबूत की बात नहीं, अरे ऑन टीवी कैमरे के ऊपर आकर लोग गवाह दे रहे। एनडीटीवी के कैमरे के ऊपर 2 गवाह आए। एक गवाह का नाम है परमजीत सिंह मलिक, जो फिजियो थे। उन्होंने आके किस तरीके का खुलासा किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरीके से लड़कियों को 11 बजे के बाद अपने रूम के अंदर बुलाते थे, उनका यौन शोषण करते थे। इससे पहले भी एक गवाह एनडीटीवी के कैमरे पर आए। तो अब कुल मिला के पूरा का पूरा देश देख रहा कि ये इस देश में हो क्या रहा। जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप है वो लाखों की संख्या में बुला के अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा। और जो यौन पीड़ित बच्चियां है, जो आंदोलनरत है, आज किस तरीके से उन्हें धमकियां दी जा रही।
अभी आप ही अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, साक्षी मलिक ने किस तरीके से मीडिया के सामने कहा कि हमारे पास में फोन कॉल आ रहे और हमें धमकियां दी जा रही। और आपने देखा भी होगा, एक नाबालिग लड़की का जो बयान पहले था, वो बयान भी कहीं ना कहीं बच्ची जो है वो चेंज कर चुकी, बच्ची के पिता चेंज कर चुके। ये कहीं ना कहीं सत्ता और धन बल के थ्रू ये सब कुछ हो रहा। ये आप भी देख रहे, हम भी देख रहे, हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग इसको देख रहे। रही बात आज जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो है वहां पे भाषण की स्टार्टिंग की, अरे वो वहां पे सैरोसारी कर रहे, बात उनके ऊपर लगे सर, हुए हमला तो उन्होंने आप पर भी आरोपी- बहुत बड़ा बोला, हमला तो उन्होंने आप पर भी बहुत बड़ा बोला, लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कह रही है। वो सिर्फ पहलवानों वाले मुद्दे को लेकर ब्रजभूषण को घेर रही है। कि मैडम अभी मैं आपको बताऊं, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बता रहा, राहुल गांधी जी अभी अमेरिका के दौरे पे है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वो पास्ट में चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की खामियां जो है गिनाने लगते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को मैं ये संदेश देना चाह रहा कि अभी पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, कांग्रेस ने कुछ गलत काम किए होंगे। मैं एक्सेप्ट करता हूं, पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि कांग्रेस ने कुछ गलत काम किए होंगे, तभी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में लेकर आई। अब पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई, अगर मैं इन मुद्दों की भी बात करूं एक एक करके, आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे। इस सरकार ने कहा कि हम देश में जो है काला धन 100 दिनों में वापस ले आएंगे, हम देश की महंगाई जो है महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, गंगा को निर्मल और कोमल करेंगे। किस तरीके के आश्वासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए, लेकिन अब हर मुद्दों पे ये सरकार कहीं ना कहीं विफल होती नजर आती है। मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड की बात की थी। अब वो रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में क्यों नहीं आता? अगर वो रिपोर्ट कार्ड आएगा तो ठीक है। इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर हर एक पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 0 अंक मिलेंगे। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भटकाने के लिए बात इनको अपनी करनी चाहिए, लेकिन ये चले जाते हैं जो है जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते हैं, ये पाकिस्तान पे चले जाते हैं, ये चाइना पे चले जाते हैं। अरे अगर आप में दम होता तो आपने पाकिस्तान से जमीन क्यों वापस नहीं ले ली? आपने चाइना से जमीन क्यों वापस नहीं ले ली? चाइना वालों ने तो क्या हाल कर रखा देश के अंदर, ये शायद अब आपके टीवी चैनल के ऊपर भी दिखा जा रहा। क्यों चाइना के आगे इनकी जो है बत्ती गुल हो रही, कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा। कम से कम इस तरीके के हमले मत करिए, क्योंकि अगर वो ये कहने पर लग जाएंगे कि आपने उनको जमीन दे दी और आप कह रहे हैं कि अगर इतने दिनों से आपकी सरकार है, आपने जमीन वापस क्यों नहीं ले ली। मुझे लगता है अपनी अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए, ताकि एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने से हम आगे बढ़े। खैर, आगे और मेहमान हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ में अभी जुड़े हुए थे, और अनुज दयाल जी जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अब सपा नेता के पास जाएंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास चलेंगे। अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आपने देखा ब्रजभूषण के मामले पर अखिलेश यादव भी खूब मुखर होकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तो सरकार का फेल्योर है और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्या सरकार डर रही है? कुछ कहेंगे आप? क्योंकि आज जिस तरीके से ब्रजभूषण ने कहा कि हुई है वही जो राम रच राखा, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? अभिषेक जी फिलहाल हमारे साथ, मुझे लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी, आप अनम्यूट करें, उसके बाद बोले। अभिषेक जी की आवाज नहीं आ पा रही, और मेहमानों के पास चलते हैं। मौली सेठ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। मौली जी, बहुत स्वागत आपका भी। मौली जी, आप इस सबको किस तरीके से देख रही हैं? क्या आप मानती हैं कि ऐसे मौके पर जब अयोध्या में रैली होनी थी वहां पर स्थगित होती है, लेकिन गोंडा में आज जिस तरीके से रैली हुई, रैली कम शक्ति प्रदर्शन इसको ज्यादा कहेंगे, वो भी इस मौके पर जब पूरे देश में जो पहलवान हैं उनको लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि भला उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। एक तरफ आपको जांच में तेजी लानी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर ऐसे शख्स को धरातल पर उतार कर लोगों के बीच भेजकर इस तरीके के कार्यक्रम करवाना, आपको लग रहा है कि कहीं ये बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित ना हो जाए? नहीं, देखिए, एक चीज, क्योंकि आजकल देश में राम जी का नाम बहुत लिया जा रहा है, और पन इंटेंडेड जो ब्रजभूषण ने कहा, मैं वही कहूंगी, हुई है वही जो राम रुचि राखा। तो शायद ये राम रुचि राखा वाली बात है, वरना इतिहास से अगर उन्होंने अपनी रैली की शुरुआत की और 9 साल की उपलब्धियां गिनाई और फिर पाकिस्तान को ले आए और नेहरू जी को ले आए,
तो थोड़ा और आगे आ जाएं, इंदिरा जी पे आ जाएं। नेहरू जी ने शायद जमीन दे दी, दी नहीं है पर मैं कह रही हूँ शायद दे दी। तो इंदिरा गांधी ने एक पूरा देश ले लिया पाकिस्तान से। तो इस तरह की बातों का कोई अर्थ नहीं है। मौली जी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि ठीक है, आप अपने 9 सालों की उपलब्धियां गिना रहे हैं, इन चीजों को हम मान लेते हैं, आपका महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, लेकिन एक ऐसे शख्स को मंच पर लेकर जाना, मैं ये नहीं कहती कि अभी आरोप सिद्ध हो गया, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और जितने संगीन आरोप लगा रही हैं पहलवान या बेटियां जो भी लगा रही हैं, क्या इन सबको ध्यान में रखने के बाद भी बीजेपी को इस तरह का कदम, सरकार को इस तरीके का कदम उठाना चाहिए? क्या इस रैली की अनुमति सरकार की ओर से होनी चाहिए थी? मैं वहीं आ रही थी, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये ऐसी स्थिति में क्या सोच रहे हैं, और अगर उन्होंने अनुमति दी है और इस रैली में उनके प्रदेश स्तर के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, तो आप सोच सकती हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारा सत्ता पक्ष किस सोच की पुष्टि कर रहा है, और देश को समझना होगा कि हम किधर जा रहे हैं। क्योंकि पहलवानों के साथ जो हो रहा है, मैं मानती हूं, मान लीजिए ये उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा, इतनी बड़ी बात ना हुई हो, लेकिन क्या कोई ऐसा प्रयास हुआ जहां से ये मैम, जिस तरीके का धरना चल रहा है, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है महीनों तक, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हम सब ने देखी हैं, वो कोई मामूली बात के लिए कोई इस तरीके से धरने पर नहीं बैठेगा। वही मैं कह रही, बिना आग के धुआं नहीं होता। क्या कहीं से कोई ऐसा प्रयास हुआ कि इस बात को गलत साबित करने की कोशिश की गई? कोई बयान ऐसा आया? क्या सत्ता पक्ष ने एक बार भी कहा? सत्ता या राजनीति का लालच इतना ज्यादा है कि आपने एक बार भी ये कहने की कोशिश नहीं की कि अच्छा, जब तक ये आरोप साबित नहीं होते तब तक हम इन्हें लाइमलाइट में नहीं रखेंगे, इनसे इनकी सदस्यता निलंबित रखेंगे। मैं तो बर्खास्त करने की भी बात नहीं कह रही। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके के अगर कार्यक्रमों में लगातार कोई शख्स भाग लेता रहेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। और अब तक तो हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रजभूषण मुखर होकर सामने कई तरह के बयान सामने आ रहे थे, कुछ वीडियोज सामने आ रहे थे। हालांकि बाद में ऐसी बात भी सामने आई कि सरकार ने कह दिया है कि बयान देने से बचे। महिलाओं के साथ जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसको ये घटनाएं और बल देंगी। लोग समझ जाएंगे कि हम सुरक्षित हैं। अगर हमारे पीछे सत्ता का बल है तो हम महिलाओं के साथ कैसे, तो महिला सुरक्षित कैसे होगी? किस बेटी को बचाएंगे आप? ठीक है, और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फिलहाल प्रवीण गुप्ता के पास सबसे पहले चलते हैं। प्रवीण दिल्ली से हमारे साथ में है। प्रवीण, हमने देखा लगातार इस पूरे मामले पर आपने भी ग्राउंड जीरो से कवरेज की है और पहलवानों ने जब धरना दिया उस दौरान भी आपकी मौजूदगी थी। एक तरफ पहलवान हैं जो लगातार धरने पर हैं, अभी एक बार फिर से 15 तक उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 16-17 में बड़ा आंदोलन हम कर सकते हैं। लगातार पहलवानों की ओर से, पंचायतों की ओर से अल्टीमेटम मिल रहा है। सरकार का ध्यान उस तरफ होना चाहिए, जांच जल्द हो इस तरफ होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की रैली हो रही है, चौपालें हो रही हैं। ये भला चौपाल के जवाब में अगर इतनी बड़ी रैली हो रही है, मतलब क्या था? कहीं ये शक्ति प्रदर्शन तो नहीं? क्योंकि अगर महाजनसंपर्क अभियान के तहत ध्यान दें, अलग अलग जगहों पर जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो जा रहे हैं, उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन इस तरीके की रैली कहीं और देखने को क्यों नहीं मिली? सिर्फ गोंडा में क्यों? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन ब्रजभूषण सिंह दिखा रहे हैं, उससे साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो सीधा सीधा तंज कस रहे हैं पहलवानों पे और दूसरी सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर। क्योंकि जब से पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, करीब 1 महीना 10 दिन के आसपास हुए वो लोग धरने पर बैठे रहे, उसके बाद जनता ने देखा कि किस तरीके से उनको खदेड़ के जंतर मंतर से भगाया गया। उसके बाद में उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको अलग अलग थानों में भिजवा दिया गया। और ये जो आज जो ये लगा लीजिए जो रैली, जो महासभा ब्रजभूषण जी ने की है, ये सिर्फ उन सत्ता प्रदर्शनधारियों को दिखाना चाहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं केंद्र सरकार से मिल के चलता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उन सभी पे तंज कसने वाली बात है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी मिल जाए, चाहे शिवसेना मिल जाए, लेकिन मैं केंद्र में बैठा हुआ हूँ, मैं एक सांसद हूँ, मेरी पावर है, और सिर्फ ये पावर दिखाने का ही खेल चल रहा है। ठीक है, अब इस पे जी
बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। मोहसिन खान हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता गोंडा से बने हुए हैं। मोहसिन, आज गोंडा में किस हद तक इस रैली में जो शक्ति प्रदर्शन है वो देखने को मिला? मोहसिन, फिलहाल मोहसिन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही और मेहमान हैं रेखा जी हैं, उनके पास चल लेते हैं। रेखा दुग्गल जी दिल्ली से हमारी संवाददाता है। रेखा जी, बहुत स्वागत आपका भी। रेखा जी, हम दिल्ली में लगातार देख रहे थे कि पहलवानों ने किस हद तक आंदोलन किया, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए वो किन किन हालातों से गुजरे हैं, ये पूरे देश ने देखा है। एक तरफ चौपालें लग रही हैं किसानों के समर्थन में, किसानों की ओर से पहलवानों के समर्थन में, दूसरी ओर रैली इतनी बड़ी दिखाना क्या चाहते थे आज भला? आपको क्या लग रहा है, कहीं ये तंज कसने जैसा था? रेखा जी, आप अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। न्याय के पास आती है तो न्याय के नाम पर जो रिपोर्ट सामने आती है वो जीरो आती है। रेखा जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। रेखा जी, आपके आसपास बहुत शोर है जिसके चलते हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। प्लीज मैं चाहूंगी कि आप किसी शांत जगह पर जाएं ताकि हम आपसे बात कर सकें। और भी लोग हैं, अधिवक्ता हमारे साथ में हैं, अनुज दयाल जी हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत आपका भी। अनुज जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी क्योंकि पूरा मामला कहा जा रहा है कोर्ट में है, अब दिल्ली पुलिस की ओर से जांच हो रही है, इसके बाद अब पूरे मामले पर जांच के बाद क्या कुछ होगा वो सामने आएगा। लेकिन आप बताइए कि क्या एक ऐसा शख्स जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप लगे हों, क्या उस शख्स को इस तरीके की अनुमति होती है कि वो मंच पर जाकर इस तरीके की बातें कर सकता है, रैली कर सकता है? रेखा जी, अपने तरफ से म्यूट करिए, शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। प्लीज अभी म्यूट पर चले जाएं, जो लोग भी अभी नहीं बोल रहे हैं प्लीज आप लोग म्यूट रहें ताकि बाकी की बात समझ में आए। जी अनुज जी, बोलिए। अनुज जी, आप अनम्यूट करें, उसके बाद बोलें। अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मेरा ये कहना है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो जरूरी नहीं है कि अक्यूज को कस्टडी में लिया ही जाए। इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के कई तरीके हैं और मुझे फैक्चुअली पता नहीं है कि वो कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्योंकि चल रही है तो वो अभी जरूरी नहीं कि पुलिस उनको कस्टडी में ले। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने चार्जशीट फाइल करी है उनके अगेंस्ट, कि उनके अगेंस्ट फाइनल रिपोर्ट कर दी है, उसके वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा। अभी तो अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी लगातार इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत एक्सेप्शनल केसेस में अगर लगे कि अक्यूज से खतरा है या अक्यूज एविडेंस टैंपर कर सकता है तभी उसको कस्टडी में लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार यही कह रहे हैं कि आप चाहें तो अगर लग रहा है कि वो कोऑपरेट करेगा तो आप जरूरी नहीं है कि आप उनको कस्टडी में लीजिए, जिसको बोलते लेकिन हैं सर आम केसेस में हम देखते हैं कि जब भी पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है गिरफ्तारी तुरंत इसका प्रावधान है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से अगर हाई प्रोफाइल केसेस में काम होगा तो भला लोगों का विश्वास कैसे होगा, चाहे वो नियम कानून हो या फिर पुलिस पर हो? ऐसा कोई नहीं है कि एफआईआर होते ही उनको तुरंत अगले ही मिनट अरेस्ट कर लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए, रैली वर्सेस चौपाल का ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। एक तरफ किसानों की ओर से चौपालें हो रही हैं पहलवानों के समर्थन में, दूसरी ओर जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, आज ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से महारैली हुई और शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये किस हद तक आगे जाएगा ये हम आपको दिखाएंगे। तो रैली वर्सेस चौपाल एक तरफ जारी है, लेकिन दूसरी ओर आज हमने देखा कि रैली में किस तरीके से शायरी के जरिए पहलवानों पर वार किया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। लेकिन ये वार भला कितना चुभेगा पहलवानों को, इसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करें। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हम वापस से चलते हैं रेखा दुग्गल जी के पास में। रेखा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी
बिल्कुल रेखा जी, आज हमने देखा किस तरीके से पहलवानों पर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला, शेर व शायरी के जरिए ब्रजभूषण बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज जिस कार्यक्रम के तहत ये रैली हुई, जो मुद्दा था वो था कि भाई हम सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो सका है? क्या वहां पर महाजनसंपर्क अभियान जैसा कुछ नजर आया, या फिर ब्रजभूषण ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रैली को किया है? देखा जाए तो वहाँ सिर्फ शक्ति प्रदर्शन भी किया गया और शक्ति प्रदर्शन लगातार उन पहलवानों पर होता रहा है, क्योंकि उन पर माफी भी बरसाई गई, उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उनको हर तरह से यातनाएं जो है पहुंचाई गई, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। वो यहाँ तक कि हरिद्वार भी पहुंचे अपने जो मैडम थे उनको गंगा में विसर्जन करने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रास्ते में जो है वो पैदा करती गई। अगर देखा जाए तो सीधा सीधा ब्रजभूषण की तरफ से जो दादागिरी का इस्तेमाल करना चाहूंगी, ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता में इस बात को लेकर भी लगातार आक्रोश गुस्सा बना हुआ है कि आखिर क्यों देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने में या इंसाफ मिलने में सबसे पहले जो नेता है वो उसकी दादागिरी पर उतर आते हैं। और अगर दूसरी तरफ से मुद्दा देखा जाए तो जैसा शाहबाद डेयरी में भी अभी फिलहाल में बहुत बड़ी जनसभा यहाँ चल रही है, साक्षी के इंसाफ को लेकर जो नहीं अभी तक मिल पाया है, यहाँ भी महासभाएं करी जा रही है, जिसमें कि हजारों तरह के जो संगठन और दल है यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यहाँ भी साफ साफ देखने को यही मिल रहा है कि यहाँ ज्यादा इंसाफ की बात ना लेकर यहाँ भी राजनीति का जो खेल है वो खेला जा रहा है। और यही बात पहलवानों पर भी देखी गई थी, वहाँ भी राजनीति ही की गई। ठीक है, हमारे साथ में मनीषा अहलावत जी भी जुड़ चुकी हैं, आरएलडी की प्रवक्ता है। मनीषा जी, बहुत स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। मनीषा जी, आप पूरे मामले पर नजर बनाए ही हुए होंगी, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी लगातार हमलावर थे पूरे मामले को लेकर सरकार पर। आप आज की इस रैली को किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से सांसद जी ने बड़ी बातें कह डाली, मंच पर शेर व शायरी कह डाली, हालांकि आरोपों पर कुछ नहीं बोला, कहा कि जांच के लिए मेरे पास तो कोई नहीं आया। आपको लग रहा है ये रैली थी या शक्ति प्रदर्शन? और अगर शक्ति प्रदर्शन था तो क्या सरकार को इस तरीके के शख्स को मंच पर ले जाकर बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए? कम से कम इंतजार किया जा सकता है जब तक कोई फैसला सामने नहीं आ जाता? मनीषा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अनम्यूट करके आप अपनी बात को शुरू करें। धन्यवाद गरिमा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरी बात रखने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो आज हमारे देश में हो रहा है और ये जो केस है, ये केस एक मिसाल के तौर पर दर्ज होगा कि पॉक्सो एक्ट क्यों चाहिए। यही कारण है कि हमें पॉक्सो एक्ट चाहिए कि जिस तरह से एक ताकतवर इंसान अपने धन, बल और हर तरह से डर दिखाकर कभी गवाह को तोड़ रहा है, कभी पीड़ित को तोड़ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान जेल में होता तो ये केस की आज कोई और सूरत होती। और क्योंकि ये बाहर है और ये धमका पा रहा है और केस को हर तरह से इन्फ्लुएंस किया है और केस को तोड़ मरोड़ के आज वो केस अधमरा सा इन्होंने करा है, लेकिन हालांकि बेटियां हिम्मत नहीं हार रही हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सरकार की आज ये जो इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, ये मैं जानना चाहूंगी कि किसके लिए, क्या बेटियों को दबाने के लिए शक्ति प्रदर्शन किया है? किस लिए, किस चीज की, क्यों उन्हें जरूरत पड़ी शक्ति प्रदर्शन करने की इस वक्त, जब उनके ऊपर एक केस है और जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? तो क्यों नहीं वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर पा रहे हैं और ये शक्ति प्रदर्शन दिखाकर तो केस को ही तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है, जाहिर सी बात है। तो बहुत ही मुझे लगता है कि बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए और हमारे प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने खुद बेटी बचाओ का नारा दिया है, लेकिन आज वो नारा भी सड़क पर पड़ा है, जैसे हमारी बेटियों की इज्जत पड़ी है। तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, यानी सभी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आखिर इस तरीके का कार्यक्रम क्यों। मोहसिन खान गोंडा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन, गोंडा में आज जिस तरीके से ये रैली हुई, क्या मकसद नजर आ रहा था जब लोग इकट्ठा हुए? किस तरीके की हमने देखा कि ब्रजभूषण ने मंच पर शेर व शायरी से शुरुआत की, और इतना ही नहीं, मतलब उन्होंने हनुमान जी की भी बात कर ली, श्री राम के नारे के साथ अपने भाषण को समाप्त भी कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो शेर व शायरी के माध्यम से पहलवानों पर वार करने की कोशिश की गई और साथ ही शक्ति प्रदर्शन की मंशा के साथ जो ये रैली की गई थी, क्या कुछ नजर आया आपको? आप ग्राउंड जीरो पर थे, आपने तस्वीरें देखी, किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा था? मोहसिन, अनम्यूट कर अपनी बात को शुरू करें।
जी गरिमा जी, जैसा हम आपको बता दें, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन को लेके ये जनसभा की गई है, ऐसे में हजारों की संख्या में यहाँ पे जनता थी। और दूसरी बात ये है कि जब हमने मीडिया के माध्यम से, लोग और भी हैं जो पूछने की कोशिश किया गया पहलवानों को लेकर, तो वो कैमरे के सामने से आने से मना कर दिया। और दूसरी चीज, वहां पे केवल शायरियों के साथ में अपनी बात को रखा, उसके बाद में राम जी का नारा लगाकर वहां से चल पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोहसिन, हमने ये भी देखा ना कि ब्रजभूषण को मीडिया वालों की नजरें तिरछी नजर आई हैं, क्योंकि मीडिया वालों को लेकर भी टिप्पणी कर रहा है एक शख्स। अब मीडिया के लोग खबर दिखाएं भी ना, मीडिया के लोग जनता तक ना बताएं कि आखिर पहलवान किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमने देखा मीडिया वालों को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी सामने आई है। मोहसिन जी बिल्कुल, क्योंकि उनका कहना था कि साफ तौर पे कि जिस तरह से उनका बयान आया कि हमारी नजर तिरछे पड़ रही है मीडिया की तरफ से। और दूसरी चीज ये है कि जब पहलवानों को लेकर बातचीत की जाती है तो उसका कहना है कि जो कोर्ट का फैसला आएगा मैं उसी तरह पे सहमत रहूंगा। और बाकी रही वो जनता को लेकर, तो 2024 को लेकर मैं पूरी तरीके से कैसरगंज के लिए तैयार हूँ। जी ठीक है, ठीक है। अब हमारे साथ और मेहमान बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। नेता कांग्रेस के हमारे साथ में कुलदीप मलिक जी हैं। कुलदीप जी, आपने देखा हर व्यक्ति यही कह रहा है, या फिर पैनल में भी जो लोग जुड़े हुए हैं यही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव में जिस तरीके से, क्या सरकार को ब्रजभूषण की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ गई कि एक्शन लेने से डर रहे हैं? एक तो जब भी ब्रजभूषण के मुद्दे की बात होती है, बीजेपी के लोग बैठने को तैयार नहीं होते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो मंच पर भरा ब्रजभूषण को ले जाकर खड़ा क्यों कर दिया गया? और आज मंच पर उसके साथ में जितने बीजेपी के बड़े नेता थे, क्या ये बात साफ तौर पर नहीं दिखाई देती कि बल यहां पर दिखाई दे रहा है? आप डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। आपको भी लग रहा है कि क्या ये सब इसीलिए किया गया है? देखिए मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई साधारण इंसान नहीं। वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के साथ साथ वो इस देश में सबसे बड़े शिक्षा माफिया और भू माफियाओं में से एक है। रही बात, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन लेने से बच रही। उनको पता कि उसके प्रभाव में कई सारे सांसद है, कई सारे विधायक है। अब एक बात यहाँ पे जो सभी देशवासियों को समझने की जरूरत है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है या भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता है, आज के टाइम में वो देश के अंदर कोई भी अपराध करे, उसे अपराध करने की खुली छूट है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाह रहा, आप अजय कुमार टैनी की अगर बात करें, उनके लड़के ने जो है किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, क्या अजय कुमार टैनी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया? आप कुलदीप सेंगर की बात करें, क्या कुलदीप सेंगर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन लिया? अभी हाल ही में परसों की घटना है। सर जेल में है कुलदीप सिंह सेंगर। और रही बात अगर आशीष मिश्रा टेनी की, तो जेल में तो वो भी है। नहीं क्या, लेकिन क्या उनके पिता के खिलाफ कोई एक्शन लिया? वो आज भी केंद्र में मंत्री है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, कन्नौज से सांसद है सुब्रतो पाठक, उन्होंने थप्पड़ मारा एक पुलिस अधिकारी को। आपके टीवी चैनल पे डिबेट भी वो चली, पर क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? तो मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ ये कह रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता के अब अपराध को लेकर हौसले बुलंद है। उनको पता है कि अगर इतना बड़ा अपराध कि आप यौन शोषण करो, और वो भी कोई छोटी मोटी बच्चियों का नहीं, अरे वो बच्चियां इस देश की आन बान शान है। जब ये बच्चियां देश के लिए मेडल लाती थी, जनगण मन का उद्घोष होता था, हम सबका जो है सीना जो है गर्व से फूल जाता था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको टेबल पे इनवाइट करते थे, अपने परिवार की सदस्यता बताते थे, उनकी पीठ थपथपाते थे। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है, क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद हैं और जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी, पहलवानों की बातें कब सुनी जाएंगी। ठीक है कुलदीप जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार मौली जी बनी हुई है। मौली जी, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सेलेक्टिव है कार्रवाई करने में, एक्शन लेने में? क्योंकि जब बात उनकी पार्टी के सांसद विधायकों की आती है तो भला एक्शन में देरी क्यों होती है? जबकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत मामले होते हैं, तुरंत ही एक्शन हो जाता है। अगर विपक्षी दल का कोई व्यक्ति है तो उस पर एक्शन की बात तो तुरंत ही विपक्षी कह देते हैं, लेकिन अगर सरकार का व्यक्ति है, कोई गलत काम कर रहा है तो एक्शन में देरी। आपको भी लग रहा है कि क्या सेलेक्टिव रुख जो है वो अपनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से? नहीं, बायस्ड रुख अपनाया जा रहा है। जी, सेलेक्टिव बहुत सम्मानजनक वो है, ये बायस्ड रवैया है जी। और उसको लेके
एक चीज आप लोग, मैं बात शुरुआत भी मैंने उसी से की थी, फिर मैं यही कहूंगी, बार बार राम राम की बातें करते हैं। राम की एक वो थी, भय बिनु होए न प्रीति। तो आप भय क्यों नहीं पैदा कर रहे अपने पार्टी से जुड़े हुए लोगों के बीच में? आप ही के संदेश है महिलाओं के लिए ये, महिलाओं के लिए वो, और फिर आपका इतना भय मुक्त है आपका एक सांसद। और ऐसा क्या है, कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी है जो आपको उसे बचाना है? और मैम और मौली जी, सबसे बड़ी बात तो ये ना कि जब पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात की, अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात हुई, तो ऐसा लग रहा था कि अब पूरे मामले में कुछ निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नजर नहीं आया। पहलवान तो उसी बात पर अडिग है कि 15 तक एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया। मैं वही कह रही हूँ ना, अब खुद आपने अभी बताया कि ब्रजभूषण ने कहा कि उनके पास तो कोई आया ही नहीं वो करने के लिए, जांच करने के लिए, पूछने के लिए। तो इसका मतलब उनके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर। इस पे तो पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में, तो फिर वहां से क्यों नहीं पूछताछ की जा रही? पहलवानों के ऊपर इतने अत्याचार, उनसे सवाल भी नहीं, आखिर है क्या ये? और दूसरी चीज ये है कि सीधी सी बात है, मैं मान लेती हूँ कि नहीं है उन पे आरोप, वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन एक संदेश क्यों नहीं जा रहा? बात देश में नहीं है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हो रही है। बिल्कुल, पहलवानों ने तो एशियन चैंपियनशिप खेलने से भी मना कर दिया है। पहलवानों ने चैंपियनशिप खेलने से इनकार कर दिया। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम देश में विदेश में अपना नाम करना चाहते हैं, और उसके बाद ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। हम पुरानी बातों को उठाते हैं, इस पार्टी के सदस्य ने ऐसा किया, उस पार्टी के नेता ने वैसा किया। अरे आप उदाहरण तो रखो, फिर कहने वाले बनो। दूसरी बात ये है कि ऐसे आदमी के ऊपर, ठीक है, अभी अधिवक्ता जी ने बताया कि पॉक्सो एक्ट में जरूरी नहीं है कि तुरंत गिरफ्तारी हो, ठीक है, नहीं है, लेकिन नेता लोगों से, सत्ता पक्ष की ओर से तुरंत कार्रवाई के तौर पे, संदेश देने के तौर पर उनकी सदस्यता तो वो हो सकती है ना। अगर मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, ये प्रदूषण क्या चीज है भाई? बिल्कुल, यानी एक्शन लिए जाने की बात आप भी कर। वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज जी हैं। सड़क पे क्यों नहीं घसीटा जा रहा? वो रैली कर रहे हैं, डंडे मारते हुए क्यों नहीं जा रही कि आप रैली कैसे कर रहे हैं अभी? ठीक है, देखिए ये तो सरकार, क्योंकि सीधे तौर पर सरकार पर ही उंगली उठेगी। आज हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है कि भला क्यों इस तरीके के काम हो रहे हैं, इस तरीके के प्रदर्शन की अनुमति भी क्यों दी जाती है? आप किसी इवेंट का सहारा लेकर इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहलवानों को पहले डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्होंने चैंपियनशिप खेलने से इनकार कर दिया है, धमकी भरे कॉल्स पहुंच रहे हैं। ठीक है, मौली जी आपके पास आएंगे, अनुज जी को एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। अनुज जी हाईकोर्ट के अधिवक्ता। अनुज जी, अभी आपने कहा कि तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, लेकिन क्योंकि धाराएं बहुत संगीन है और यह हाई प्रोफाइल मामला है, ऐसे में इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक व्यक्ति जो सत्ता में बैठा है वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, वो हेरफेर कर सकता है, क्योंकि वो सत्ता में है। ऐसे में नहीं लगता कि क्या जो जांच करने वाली टीम गठित की गई है उसको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर व्यक्ति अगर कुछ कर सकता है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, जल्द से जल्द केस आगे बढ़े, जांच में उससे पूछताछ हो, चीजें टेम्पर्ड ना हो। इस सब के लिए क्या इस तरीके की गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है? नहीं, बिल्कुल, अगर पुलिस को लगता है कि वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, विटनेसेस को धमका रहे हैं, तब तो ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है ही है। और बाकी वही मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पुलिस को अगर लगता है कि उनको अरेस्ट करना जरूरी है और कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, तो बिल्कुल उनको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर एविडेंस ड्यूरिंग इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं लगता है कि अभी अगर एविडेंस और लाने हैं या हमको और पुख्ता सबूत चाहिए है, तब तक हो सकता है वो ना रुके हों। लेकिन अगर इस चीज़ का एविडेंस आ रहा है कि वो छेड़छाड़ कर रहे हैं या एविडेंस टैंपर कर रहे हैं, विटनेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर हम जिस मामले को लेकर बात कर रहे हैं अनुज जी, एक और सवाल है। पहलवान कह रहे हैं कि उनको धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं कि झुक जाओ वरना करियर बर्बाद कर दिया जाएगा, इस तरीके के कॉल्स खुद बजरंग पुनिया को कॉल आया है। अब ऐसे में और किन सबूतों की जरूरत होती है? कि ये सबूत जांच टीम के लिए काफी नहीं होते कि पहलवानों को डराया धमकाया जा रहा है? आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो सांसद है, जो सीधे केंद्र सरकार को अपने साथ कहता है, जो केंद्र सरकार के मंच पर खड़ा होकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहा है, गिना रहा है, जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वो क्या नहीं कर सकता? नहीं, देखिए, पॉलिटिकली अब वो क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे तो खैर मुझे कंसर्न नहीं है।
लेकिन नहीं, एक अधिवक्ता होने के नाते आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर पुलिस जांच करती है तो सबके बाद अगर ये केस के रूप में है कोर्ट में तो वकील ही उसको देखते हैं, तो अधिवक्ता होने के नाते क्या ये बात नहीं साबित की जा सकती कि भला ऐसे व्यक्ति को आपने क्यों अब तक छोड़ कर रखा है? नहीं, अभी तो कोर्ट में केस पहुंचा नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में जैसा आपने बताया कि अगर ये चीज अगर ये एविडेंस आता है कि वो टेम्पर कर रहे हैं और या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, तो ये चीज का एविडेंस आना चाहिए। अब फैक्चुअली मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो खैर न्यूज और मीडिया के माध्यम से मुझे पता लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन अब फैक्चुअली मुझे नहीं पता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पुलिस को इस चीज का एविडेंस मिलता है तो बिल्कुल दे आर फ्री टू अरेस्ट। ठीक है प्रवीण जी, हाँ ठीक है प्रवीण जी के पास चलते हैं। प्रवीण गुप्ता हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से। प्रवीण, हमने देखा कि आज जिस तरीके से मीडिया वालों को लेकर भी ब्रजभूषण ने साफ कहा कि मीडिया वालों की तिरछी नजर मुझ पर रहती है, हमला मीडिया वालों पर भी था। अब क्या मीडिया वाले खबरों को ना दिखाएं? क्योंकि इसके पहले जिस तरीके का बयान, जिस तरीके से लगातार वीडियो जारी कर ब्रजभूषण डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, क्या चाहते हैं? क्या मीडिया वाले भी डर जाएं? जी देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन आज किया गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी साथ करना हुआ है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक तरफ ढोल बज रहे हैं और एक तरफ डंडे चल रहे हैं। तो ढोल की आवाज में डंडों की आवाज को दबा दिया गया। जहां एक संसद का उद्घाटन किया जा रहा था, वहां यहाँ बैठे हुए जो पहलवान थे उन पे डंडे बरसाए जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, और उसी के साथ उनको उस पूरी तरीके से गाड़ियों में भरा जा रहा था जिस तरीके से गाय भैंसों को भरा जाता है। तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से आज दिखाया गया है, तो ये मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि हम सत्ताधारी पार्टी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसा कि अभी एक सज्जन ने कहा था अपने प्रोग्राम में ही कि छोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है, सांसद भी है, कई एमएलए उसके अंडर में आते हैं। और दूसरी चीज ये कि वो भू माफिया, शिक्षा माफिया भी ताल्लुक रखता है। तो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन वो इस चीज का दिखा रहा है। और रही बात मीडिया की, मीडिया की बात करें तो मीडिया अब क्योंकि पहले तो पहलवान ये लोग ये बात कह रहे थे कि छोटी मीडिया, क्योंकि उस टाइम पे पहलवानों की जितनी भी नेशनल थी वो पहलवानों की जो बातचीत थी वो नहीं दिखा रही थी। लेकिन जब पहलवानों की बातचीत दिखानी स्टार्ट की तब कहीं ना कहीं जाकर अब उन्हें भी डर लगने लगा कि कहीं अब हमारी पोल पट्टी खुल के सामने ना आ जाए। ठीक है प्रवीण आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका। पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी? कहते हैं कि आप लोग घबराएं नहीं, इनके खिलाफ सारे सबूत हो चुके हैं और इनके खिलाफ बहुत लंबी इंक्वायरी है, देश विदेश तक इनकी इंक्वायरी है और देश विदेश में सब सबूत इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। सरकार भी मौन है। सरकार को आज इन्होंने जो गलती की है ये प्रधानमंत्री जी को चुभने वाली है कि प्रधानमंत्री जी ने इनको मना किया था कि आप कोई ऐसा काम न करें जिससे कि और हमारे लिए पेचीदगी पैदा हो। ये सब करके इन्होंने प्रधानमंत्री की नजरों में अपने को गिरा लिया है। वो जरूर इस पर सख्त कदम उठाएंगे। न्यायपालिका इन पर सख्त है, कार्यपालिका इन पर सख्त है। ये केवल अपना योगाभ्यास करके अपनी टेंशन को रिलीज करना चाहते हैं। ये डरे सहमे अपराधी हैं। ये हमेशा के रेगुलर सेक्सुअल असल्टर हैं। ये बात प्रमाणित होती जा रही है और ये सब प्रदर्शन करके अपनी समाज में प्रतिष्ठा कायम रखना चाहते हैं। वो तो होने वाला नहीं है। इनकी चार्जशीट आएगी और चार्जशीट के बाद इनकी जमानत में मुश्किल पड़ेगी। अगर ये सब ये करेंगे इनको जमानत नहीं देगी कोर्ट जल्दी। बिल्कुल गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय यहाँ पर रखने के लिए। देखिए, उम्मीद तो हमें भी इसी तरीके की है कि अगर कोई गलत है तो उस पर एक्शन लिया जाए। पहलवान अगर लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं तो कम से कम उनकी बात भी सुनी जाए। कुलदीप मलिक जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। कुलदीप जी, एक तरफ पहलवानों ने एक और अल्टीमेटम दे दिया है, 15 तक वो इंतजार करेंगे, इसके बाद किसानों के साथ मिलकर एक बार फिर से उसी तरीके से आंदोलन और तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। एक तरफ मुलाकातें हो रही हैं, ऐसा लग रहा था कि अब सुलझेगा मैटर। अनुराग ठाकुर ने समझाने की बात की, उनके घर भी गए थे पहलवान, लेकिन बावजूद इसके ये मैटर और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। अब जिस तरीके से आज प्रदर्शन हो गया, सरकार चाहती क्या है? सरकार को आखिर इतना क्यों डर आ गया? क्या सरकार ब्रजभूषण के सामने छोटी पड़ गई?
जी देखिए मैडम, मैं आपको ये बताऊं, अभी जब पहलवानों ने ये डिसीजन लिया कि वे अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सरकार का ही हस्तक्षेप था। वो भले ही हमें दिखे या ना दिखे, कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप हुआ। उसमें जो है किसान नेता बीच में आए और किसान नेताओं ने सरकार को 5 दिन का समय दिया। इसके बाद सरकार की कहीं ना कहीं पहलवानों से मुलाकात हुई। उनमें जो है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी पहलवानों की मुलाकात हुई। उसके बाद जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी, इनसे भी मुलाकात हुई। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, शायद आप मीडिया कर्मी है, आपको ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी की अभी अमेरिका में यात्रा होने वाली, प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने वाले, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये दिशा निर्देश था कि अमेरिका जाने से पहले इस मामले को रफा दफा किया जाए। मैं बताऊं, अब ये मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ ने जिस तरीके से जो है भारत सरकार को जो है कहीं ना कहीं मैं तो कहूं चेतावनी दी है। इसके बाद आप वो 1983 के जो विश्व कप विजेता टीम ने एक सुर में आकर कहीं ना कहीं जो है पहलवानों के पक्ष में ध्यान दिए है। और मैं तो ये कह रहा कि अब ये आंदोलन केवल पहलवानों का आंदोलन नहीं, ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। और इसमें जितना लेट होगा कहीं ना कहीं सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैडम मैं ये बताऊं कि ये सरकार बहुत ही बेशर्म सरकार है। हमने इस सरकार को किसान के आंदोलन में भी देखा। ये सरकार का क्या फंडा है? अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दे, मैं 2 मिनट में इस बिल्कुल जल्दी से कंप्लीट करें, वक्त कम है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, एक बार किसी चोर ने जो है चोरी कर ली, उसको थाने लाया गया। और जब उसको थाने लाया गया तो उसको पनिशमेंट दी गई कि या तो आप 100 डंडे खाओ या आप 100 प्याज खाओ। तो चोर ने सोचा कि भाई प्याज खाना सही रहेगा, उसने 10 प्याज खाई। जब 10 प्याज खाई तो उसकी आंखों से पानी आने लगा। चोर बेहाल होगा, उसने सोचा भाई प्याज से तो अच्छा हम डंडे खा ले। फिर उसने 10 डंडे खाए, 10 डंडे लगे तो डंडों में भी उसका बुरा हाल हुआ। उसने सोचा कि भाई 10 प्याज खा लूं। इस तरीके से करते करते उस चोर ने 100 प्याज भी खाई और 100 डंडे भी खाए। तो इस आंदोलन में भी सरकार का यही हाल होना। सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान भी भुगतना पड़ेगा और देर या सवेर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक कहीं देर हो चुकी होगी। ये कहीं ना कहीं सरकार को जितना जल्द समझ में आ जाए सरकार के लिए अच्छा रहेगा, ये पहलवानों के लिए अच्छा रहेगा, देश की गरिमा के लिए अच्छा रहेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं उसका सकारात्मक रुख देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मुझे कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रेम जी चेन्नई से। प्रेम, आपका बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, एक्चुअली में अमित शाह साहब ने ऐसा चूरन खिला दिया है उनको कि वो इस राजनीति में अब नया मोड़ ले लेगा। और ये प्रयोग है यूपी में, प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा डबल इंजन की सरकार, कि जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे मान जाओ तुम लोग कुछ भी मत बोलो, जो हम लोग करेंगे, हमारे सांसद करेंगे, वही काम करेंगे। इसलिए इस केस का कुछ नहीं हो सकता। 3-6 महीने आगे डाल के इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बहन बेटियों की इज्जत जो है वो बहन बेटियां समझेगी, जिन्होंने बहन बेटियों ने वोट दिया, जिस सरकार को वोट दिया, उनका खामियाजा इनको ही भुगतना पड़ेगा आगे चलकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। मौली जी के पास चलेंगे। मौली जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी ये लगने लगा है कि देखिए सरकार के लिए ही ये कहीं ना कहीं आखिर में जाकर गले की फांस बनेंगे, जिसको ना निगला जाएगा ना बाहर निकाला जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि सरकार 24 का चुनाव भी है। सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि एक्शन अब तक नहीं लिया, अब अगर लेंगे तो सवाल उठेगा कि भाई अब तक क्यों नहीं लिया। सरकार को समझ में नहीं आ रहा क्या ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है, क्योंकि सरकार के सामने इतना बड़ा व्यक्ति कोई कैसे हो जाए कि भला उसके चलते सरकार को अपनी किरकिरी करवानी पड़ जाए, जबकि ये ऐसा मुद्दा है जिसके चलते पूरे देश में हर एक दल ने यहाँ पर सरकार को घेरा है। क्या वजह क्या हो सकती है सरकार के एक्शन ना लेने की आखिर यहाँ पर? क्योंकि सरकार अपनी किरकिरी कराती नहीं है। बीजेपी की खास तौर पर यह खासियत है कि उनको नहीं चाहिए इस तरीके के लोग, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके का काम क्यों? भला वजह क्या होगी? एक बात मैं ये जरूर बोलूंगी गरिमा जी, हाँ, कि करवाना तो नहीं चाहती है, दावा और जो प्रदर्शन है वो यही होता है, पर सच ये है कि अब तक लगातार 9 सालों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि ऐसे बड़े मामलों में सरकार की किरकिरी हुई है। और दूसरी बात ये है
कि ये मुद्दा अब उनके लिए शेर की सवारी बन गया है। ना शेर से उतर पा रहे हैं, ना उस पे बैठे रह पा रहे हैं, क्योंकि ये मामला इन्होंने अजीब तरह से उलझा दिया है। इन्होंने जो पॉलिसी किसान आंदोलन में अपनाई थी, डिले करने की, वहां पर भी इनके साथ यही हुआ था। फाइनली किसान डटे रहे थे और उन्हें नहीं तोड़ पाए थे, उन्हें नहीं तोड़ पाए थे और सरकार की किरकिरी। लेकिन इन मुलाकातों को आप किस लिहाज से देखती हैं? जिस तरीके से पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात की, अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई है, इनको किस लिहाज से क्यों हुई होंगी? क्योंकि सरकार भी मंशा भी तो यही रही होगी कि जल्द से जल्द निपटाया जाए इन मामलों को। सरकार की मंशा ये रही होगी, वो नापतोल करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम कुछ लालच देके या कुछ अच्छी मीठी बातें करके अब इस मामले को रफा दफा कर सकते हैं। पहलवान ये कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, चलिए हम इसे वो करते हैं, जैसे कुश्ती संघ भंग कर दिया उन्होंने, वहां से इनकी वो खत्म हो गई चीजें। तो देखिए अब वो तो हो गया, अब आपको ये परेशान नहीं होंगे, अब आप अपना काम करिए। सरकार ये भूल गई कि आत्मसम्मान नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों में आत्मसम्मान नहीं है। ठीक है, मनीषा जी के पास चुनाव इन्हें डरा रहा है। ठीक है, मनीषा जी की आखिर प्रतिक्रिया लेते हैं। मनीषा जी, अभी आपने सुन ही लिया होगा, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार कभी भी इस तरीके के मामलों में देरी नहीं करती, क्योंकि सरकार को अपनी छवि बहुत प्यारी है। बीजेपी की खास तौर पर जो स्ट्रैटेजी रही है वो इस तरह की ही रही है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के काम क्या वजह है? क्यों आखिर बैकफुट पर ये गए थी सरकार? जब किसानों ने आंदोलन किया था, हम सब ने देखा था कि इनको बैकफुट पर जाना पड़ा था। इस मामले में ना तो ये पीछे जा पा रहे हैं और ना ही कोई एक्शन ले पा रहे हैं। क्या वजह आपको नजर आ रही है और क्या आपको लगता है कि इन सबसे सरकार का नुकसान होगा, इसका असर सरकार पर पड़ेगा? देखिए, नुकसान तो होता है। अगर आप देखें तो 14 से और 19 में सीटों पे फर्क पड़ा है। फिर 22 में भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीटें इनकी कम हुई हैं, 50 सीटें कम आई हैं। तो आगे भी इनकी कम होता जाएगा, लेकिन ये इनका अहंकार है और एक कहते हैं नेचर, जिसे कहते हैं ना, इनकी प्रवृत्ति है ये। तो ये किसी को भी जगह नहीं देना चाहते। एक उद्दंडता और एक ऑडेसिटी जिसे कहते हैं वो है कि किसानों को उनकी जगह दिखाई जाए। किसान जरूर 13 महीने वहां बैठे, कई शहीद हुए, कई 100 शहीद हुए, लेकिन क्या मिला? एमएसपी पे तो आज भी लड़ाई जारी है। तो सरकार ने दिया कुछ नहीं, केवल जो 3 काले कानून लाए थे सिर्फ वो तो लाए थे और वापस ले लिए, कोई बात नहीं। लेकिन किसान जिस मुद्दे पर उस वक्त भी अड़े थे, एमएसपी, वो तो आज भी नहीं मिला। और आज इसमें जो पहलवानों की जो धरना चला और प्रोटेस्ट का मुद्दा चल रहा है, और भी कई ऐसे मुद्दे पास्ट में भी हुए हैं। तो हमेशा इस सरकार ने जो प्रताड़ित करता है उसका साथ दिया है। तो एक मैसेज दिया जाता है समाज में कि लड़कियां जो है इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। और आप देख रहे हैं समाज में बदलाव आ रहा है। आप अखबार उठा लीजिए, मैं मेरठ में हूँ, अखबार उठाइए, रोज अभी 2 दिन पहले एक महिला अधिवक्ता की उसी के घर के गेट पर गोली मारकर सुबह 6:30 बजे हत्या कर दी गई। कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उसने 18 मई को पुलिस में लिखित में उसने शिकायत दी थी कि मुझे अपने ससुर, एक्स ससुर से खतरा है, और वीडियो दिया था कि वो उनको धमका रहा है, उनका पीछा करता है, अश्लील हरकतें करता है। कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं करी, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई और उसकी जान चली गई। और ये मुद्दा एक दिन न्यूज में आता है और चला जाता है। तो ये एक समाज का, हमारे समाज बिल्कुल का देखिए, सब समाज में आपको संदेश भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपकी मंशा क्या है इस बात को भी दिखाना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में आने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, रैली वर्सेस चौपाल जो है वो शुरू हो चुका है और कांग्रेस के जिस तरीके से आज कांग्रेस पर भी पलटवार किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज हम रैली वर्सेस चौपाल को लेकर बात कर रहे थे और हमने देखा कि पहलवानों के चुभते सवालों पर किस तरीके से आज ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमला बोला है। भले ही शेरो शायरी के जरिए हो, श्री राम के साथ, जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने अपनी जिस तरीके से भाषण को समाप्त किया, ये बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक तरफ पहलवानों की, किसानों की चौपाल, दूसरी ओर ये रैली, भला आखिर क्या संदेश समाज को देने का प्रयास किया गया है सरकार की ओर से। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।